हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वो है भारत की जनगणना। आज इस वीडियो पर हम इस टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक हमारा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी टॉपिक हम कवर करेंगे। इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड। 2011 सेंसस ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक वीडियो पर। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलें। प्रेस करने से होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे इजीली। और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को सौंपा गया है। इस धारा के अंतर्गत होता है धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का अधिकार। यदि संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित किया गया है, यह जो है भारत की जनगणना, वो भारत की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 69वें नंबर पर इस बात का जिक्र किया गया है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। ये देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। कौन करता है? तो कौन? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। वर्तमान में भारत में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से, मतलब वर्तमान में की बात करें तो 2011 की हम बात कर रहे हैं। तो 2011 पे कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। अभी तो चेंज हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं 2004 से 2009 तक कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी थे। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत थी। 15वीं जनगणना ये जो थी 2011, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, और यह ओवरऑल बात करते हैं तो 15वीं जनगणना थी। इसकी जो शुरुआत थी वहाँ महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 की ईस्वी के बीच संपन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब बात करते हैं जनगणना 2011 की थी, उसका जो शुभांकर था वो था प्रगणक शिक्षिका, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मैको की कार्यकाल में हुई थी, और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा कार्यकाल में कराई गई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू लोडेन थे, और वही स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त थे। आर.ए. गोपाला स्वामी 1949 से 1953 ईस्वी तक जनगणना आयुक्त। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का जो श्रेय है वो स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। 10वीं जनगणना की शुरुआत की बात करते हैं तो 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई थी, और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। 10 की जनगणना, जैसे 10-10 साल के अंतराल में जो जनगणना थी उसकी शुरुआत अमेरिका में 1790 से, और वहीं इंग्लैंड में 1801 ईस्वी से है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे हम NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, तैयार किया गया था, जिसमें देश के सभी नागरिकों की कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर के वय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे थे। बात करते एक पॉइंट है, नोट पॉइंट है, राष्ट्रीय जनगणना जो जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी की थी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है।
इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि 2045 तक जो भारत की जनसंख्या है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक, सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। जैसे कि अभी 135 करोड़ है भारत की जनसंख्या, या अगर मैं बात करता हूँ 2045 में 150 करोड़ है, तो इससे ज़्यादा है जनसंख्या, यानी 150 करोड़ तो अभी पहुँच चुकी है। अगर वैसे मैं एक अनुमान ले लेता हूँ 200 करोड़, तो 200 करोड़ अगर मैं ले लेता हूँ तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। 2025 में यह स्थिर हो जाएगी, इससे इतनी ही रहेगी या इससे कम रहेगी, एक अनुमान है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया था। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001 से 2011 में कुल 47 नए जिले बने। जो भारत की नई जनगणना थी, जो कि 16वीं जनगणना है, वो 2021 में की जानी थी, पर कोरोना की वजह से इसे थोड़ा देर से किया जाना था, जो कि 2023 तक हो जानी थी, लेकिन अभी भी वो नहीं हो पाई है। महान विभाजक वर्ष की बात करते हैं। भारत के जनकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। तो 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो थी ऋणात्मक थी, मतलब 2011 से 2021 तक जनसंख्या में बढ़ने की जगह -0.31 की कटौती हो गई। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई, इसलिए 1921 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई थी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1971 से 1961 से 1971 के दौरान दर्ज की गई थी। कुछ परिभाषाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करती हैं, डेंसिटी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व का गणना कराने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 1 किलोमीटर का, 1 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ अगर 50 व्यक्ति रहते हैं तो हम इसे बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। तो क्या बोलेंगे? 50 व्यक्ति, रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 किलोमीटर में। जनसंख्या घनत्व का उदाहरण समझने के लिए अगर मैं लेता हूँ भारत का जनसंख्या 2011 पर, तो ये थी लगभग 121 करोड़ के लगभग थी, आप लोग इसे देख सकते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व में देखिए, जनसंख्या को हमने क्षेत्रफल से डिवाइड किया तो हमें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या मिली। अब बात करते हैं भारत में लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो इन इंडिया बात करें तो 943 था। इसका मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या जो थी, महिलाओं की, वो थी 943। इसे ही हम क्या बोलेंगे? सेक्स रेशियो। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या में 0 से 6 आयु के समूह के प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु के समूह के स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अगर मैं 0 से लेकर 6 साल वर्ष तक जो भी बालिकाएं हैं और जो भी बालक हैं, उनके जो रेशियो होगा प्रति 1000 बालकों में जो भी बालिकाओं की संख्या होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। मतलब शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, वहीं गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। 2001 में नगरीय जनसंख्या जो थी 27.8 थी तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2 थी। तो यह यहाँ से देखा जा सकता है कि जैसे जैसे 2001 की जनगणना में 27 थी, फिर बाद में 31 हो गई, क्या शहरों की, मतलब प्रतिशत रहने वाली लोगों की प्रतिशत में बात कर रहा हूँ। जैसे अगर 2022-23 की जनगणना तो लोगों का ग्रामीण की तरफ से शहरी क्षेत्र में विस्थापन हो रहा है। राज्य में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगर मैं सबसे कम जनसंख्या की बात करता हूँ तो उसमें सिक्किम राज्य जो है सबसे पहले आता है, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं,
क्योंकि अंडमान निकोबार है, दादर एवं नागर हवेली है, दमन एवं दीव है और लक्षद्वीप है। और इसके बाद सिक्किम है, मतलब सिक्किम से भी कम वाले हैं ये सिक्किम तो हमारा राज्य है, बाकी ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात 290 है। 2001 से 2011 की दौरान जो देश भर में अनुसूचित जनजाति एसटी की 10 की वृद्धि जो थी 3.7% थी, मतलब इसमें वृद्धि देखी गई। 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और यह जो था 2001 के जो आंकड़ों में था 8.2% था। अब बात करते हैं जनगणना की 2011 की, लेकिन हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली है। दूसरा एवं तीसरा स्थान जो है पुदुचेरियम और चंडीगढ़ का है सबसे जनसंख्या वालों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली, जहाँ 55.9%। वह दूसरे तीसरे स्थान किसका था, दमन एवं दीव का, जहाँ पर 53.8% और पुदुचेरी में 28.1% है। वह न्यूनतम 10 की वृद्धि पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहाँ पर मात्र 6.3% की वृद्धि देखी गई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली लगभग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार है, जहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व में बात करते हैं, दूसरा स्थान किसका है, चंडीगढ़ का है, जहाँ पर 9,258 व्यक्ति प्रति मतलब वर्ग किलोमीटर पर रह रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी में 1,037, व न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव में लगभग 618। मतलब 1,000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या पुदुचेरी में कितनी है, 1,037 है। वहीं अगर दमन एवं दीव की बात करते तो प्रति 1,000 में 618 महिलाएं हैं। लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर है हमारा लक्षद्वीप, जहाँ पर 947 स्त्रियां प्रति 1,000 पुरुषों पर हैं। सर्वाधिक शिशु की बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968, व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, जहाँ 8.71% मात्र है। दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 95.8%, वही न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली है, जो कि 76.2% है साक्षरता है। स्थान और बात करते हैं साक्षरता प्रतिशत में स्थान दमन दीव का क्या स्थान है, तो 8.7% दूसरा स्थान है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 95.6%, व न्यूनतम पुरुष वाला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है, जहां पर 85.2% है साक्षरता का प्रतिशत। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां 87.9% है, और वही बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली, यहाँ मात्र 64.3% साक्षरता दर है महिलाओं की। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में दिल्ली का सबसे अधिक स्थान है, वही न्यूनतम नगरीय संख्या वाला प्रतिशत स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो कि 37.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहां मात्र 64,473 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाले प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, 18.9% है, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला 28.12 लाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करनी है हमने। अब एक नोट पॉइंट की बात करते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कौन सी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, कोई भी, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी ऐसी जाति निवास नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 94.8%। वही सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 1,78,564।
दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, एसटी निवास नहीं करती, और यहाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में एससी निवास नहीं करती। तो हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हमने डिस्कस किए हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह स्लाइड में एक ब्यूटीफुल तरीके से मैंने इसे बनाया। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ।